सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस कामयाबी को मुमकिन बड़ी दहशतगर्दाना वारदात को टालने के तौर पर देखा है। उधर डोडा शहर और भद्रवा कस्बे की गलियां इन दोनों कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। सफाई मुलाजमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत तक की हड़ताल आज 14वें दिन भी जारी है। जगह जगह जमा कूड़ा, बदबू और ओवरफ्लो होते डस्टबिन ने आम जिंदगी को बुरी तरीके से मुतासर कर दिया है। बाजार, स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाके सब इस गंदगी की चपेट में है। मुकामी लोगों का कहना है कि हालात पर दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक मुकामी ने कहा कि लोग बाजार से गुजर भी नहीं सकते। स्कूलों के बाहर भी कूड़ा फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीमारियां फैलना तय है। अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाले ये सफाई मुलाजमीन रेगुलर अपॉइंटमेंट, बकाया सैलरी और बेहतर कामकाज हालात की मांग को लेकर के हड़ताल पर हैं। हालांकि कई दौर की अपीलें और बातचीत के बावजूद इंतजामिया और हड़ताल करने वाले मुलाजमीन के बीच अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। मुजाहिरीन मुलाजमीन ने सरकार को वार्निंग दी है कि अगर जल्द उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं मुकामी लोग इंतजामिया से मांग कर रहे हैं कि हालात को देखते हुए फौरन मुदाखलत की जाए, क्योंकि अब से ये सिर्फ हड़ताल नहीं बल्कि एक मुमकिन पब्लिक हेल्थ का मौजू बन चुका है। जैसा कि आपने बोला कि हमारी ये हालत 28 तारीख से जो स्ट्राइक चल रही है, 14 दिन हो गए हमारी स्ट्राइक को, मगर कोई भी सुनवाई हमारी अभी तक नहीं हो रही है। हम यहाँ से उमर साहब से कह देना चाहते हैं कि हमारे मसले हल करो, हम स्ट्राइक हटाएंगे। रही बात अवाम, हमारी अवाम हमारी वजह से मुसीबत में है, हम ये जानते हैं, मगर हम अवाम से भी एक बात कह देना चाहते हैं कि इस वक्त का जो सोशल मीडिया है बड़ा तेज है। क्या आप सोशल मीडिया के थ्रू उमर साहब से ये पूछ नहीं सकते हो कि ये सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, इनके मसले हल क्यों नहीं किए जा रहे हैं? तो आप खुद ही समझ सकते हो कि 311 रुपए में आता क्या है। 8 बंदे मेरे घर में हैं और एक बंदा मैं जो है इस सैलरी पे चलाता हूँ, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि 300 में कितना गुजारा होता है। तो मैं यही बात हमारे एमएलए साहब से कहना चाहता हूँ, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूँ कि 311 रुपए आप देखो कि आपको कहाँ तक चलते हैं। शर्म है, लानत है ऐसी हुकूमतों पे जिन्होंने इस सफाई कर्मचारी को हर टाइम दबाने की कोशिश की। जैसा आप जानते हैं, लगभग एक हफ्ते से म्युनिसिपल के सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है और इसमें बच्चों को, बुजुर्गों को बीमार होने का खतरा है। आप देख रहे हैं बारिश भी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है और स्कूली बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जिनकी छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, वो हर गली से, हर कोचे से, हर बाजार से चल रहे हैं, स्कूल के रूट हैं। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को शहीदी दिवस करार देने की मांग को लेकर के सियासत गर्मा गई है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा सदर के पर नाराजगी का इजहार किया है, जिन्होंने पार्टी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा की तजवीज़ खारिज कर दी है। वहीदुर रहमान पर्रा ने विधानसभा में मांग की थी कि 13 जुलाई को ऑफिशियली तौर पर शहीदी दिवस करार दिया जाए। उनका कहना था कि 1931 में डोगरा शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों की याद में यह दिन मनाया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि स्पीकर के जरिए तजवीज़ ठुकरा देना तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर हिमायत देता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एलजी को भेजी गई सिफारिश को और ताकत मिलती। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जब तक विधानसभा में हिमायत नहीं मिलेगी तब तक ये सिर्फ दिखावा रहेगा। जम्मू कश्मीर के एंट्री गेट में लगातार हो रही तेज बारिश से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। बारिश के चलते जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बने एक अहम पुल की सिक्योरिटी दीवार पर पानी की तेज बहाव का असर देखा जा रहा है। इस हादसे के बाद से पुल की मजबूती पर सवाल खड़े हुए हैं। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मुतासर होने का शक भी जताया जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही जिला इंतजामिया और मुतालिका महकमे की टीमें मौके पर पहुंची। तकनीकी माहिरीन के जरिए पुल की हालत का बारीकी से मुआयना किया गया। इंतजामिया ने हालांकि साफ कर दिया है कि फिलहाल पुल महफूज है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी इस मामले में जानकारी दे दी गई है और जल्द ही पुल की मरम्मत का काम किया जाएगा।
मीनवाइल NH को भी NH को भी बता दिया है कि कलवर्ट है, क्योंकि उनका NH वालों का यहाँ पर उसमें भी नीचे वाली पोर्शन से आप देखेंगे लेफ़्ट साइड से बह गया हुआ, तो जो स्पोर्ट थी थोड़ी नीचे एक्स्ट्रा बनाई होती है उन्होंने बचाने के लिए इसको, तो वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, रिस्टोर कर देंगे उसको भी, मतलब रिपेयर कर देंगे उसको भी। ऐसी कुछ परेशानी वाली बात नहीं, हमारी ट्रैफिक। देर रात से कठुआ में हो रही बारिश के बाद तबाही के मंजर जो हैं वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये एक पुल बना हुआ है, उसके साथ जो ये उसकी प्रोटेक्शन वाल है ये पूरी तरह से बह चुकी है। इसके ये लोहे है जो सरिये हैं, रॉड्स जो है वो आप देख सकते हैं सामने निकल हुई हैं, दूर दूर तक रॉड्स जो है सरिये की ये बिखरी हुई हैं, और कितना ज्यादा पानी इस खड्ड में आया होगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक पोर्शन जो है जो इस पुल को प्रोटेक्ट करता है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को भी क्षति पहुंची है। जिस तरह से लगातार कठुआ में बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बाद आई बाढ़ से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को भी क्षति पहुंची हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि फाउंडेशन जो है वो देख सकते हैं सामने दिख रही है पिलर की। इस फाउंडेशन की प्रोटेक्शन के लिए जो यहाँ पर एक वॉल बनाई गई थी, दीवार थी, लेकिन ये पूरी तरह से बह गई है। पानी इतना ज्यादा आया कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी असर पड़ा है। जहां पर रेल मार्ग जो है प्रभावित हुआ है लैंडस्लाइड की वजह से, वहीं सड़क मार्ग की अगर बात की जाए तो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लखनपुर में एक पुल के पास यहाँ पर काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त जो ये देख सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन है, जो प्रोटेक्शन इस पुल के लिए फाउंडेशन के लिए बनाई गई थी वो यहाँ पर बह गई है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो मौके का जायजा यहाँ पर ले चुके हैं, लेकिन अभी भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और जो बारिश के बाद नुकसान हुआ है मशीनों की मदद से, मशीनरी की मदद से उसको ठीक करने का, दुरुस्त करने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरह से रेल मार्ग प्रभावित हुआ है, वहीं बात की जाए तो कई मार्ग ऐसे हैं जो कठुआ जिला के जो प्रभावित हुए हैं, और जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का ये हिस्सा जो है ये प्रोटेक्शन वाल इस तेज पानी के बहाव में यहाँ पर बह चुकी है। लखनपुर से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और सीकड़ी में आज कुलगाम के नंदीगाम में अचानक बादल फटने से बड़ा नुकसान होता हुआ बचा। बादल फटने से नदी नाले में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इंतजामिया ने दरियाई वुशु के आसपास जाने से लोगों को मना कर दिया है और इसके पास रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। उधर बडगाम जिले में एक दुख भरी घटना सामने आई, जहां पे पुलिस स्टेशन के मेन गेट के पास ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल की अचानक वे इलेक्ट्रिक ब्लास्ट में मौत हो गई। वो पुलिस स्टेशन की मेन गेट पर सेंट्री ड्यूटी निभा रहे थे, तभी पास में लगे हुए ट्रांसफार्मर में अचानक धमाका हुआ। धमाके की वजह से कांस्टेबल बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा और मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें बचाने की तमाम तर कोशिश की, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले की जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच जारी है। उधमपुर में आज फूड सेफ्टी महकमे की टीम ने अमरनाथ यात्रियों के लिए लगाए गए लंगरों का दौरा किया था और इस दौरान अफसरों ने लंगरों में परोसे जा रहे खाने और उसकी बारीकी से जांच की। खाने के कई सैंपल लेकर के मौके पर टेस्ट किए गए। फूड सेफ्टी महकमे के अफसरान ने जानकारी दी है कि सरकार की ओर से यह यकीनी बनाया जा रहा है कि यात्रियों को लंगरों में पूरी तरीके से साफ और ताज़ा खाना मिले और इसके लिए यात्रा के दौरान किसी भी तीर्थयात्री की सेहत पर कोई असर न पड़े। अफसरान ने यह भी बताया कि अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जगह जगह लंगरों में जाकर खाने की क्वालिटी की जाँच की जा रही है ताकि अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना मिल सके। ये डायरेक्शन है कि किसी भी बंदे को कोई ख़राब चीज़ यहाँ कोई इश्यू नहीं करे, खिलाए नहीं, कोई बीमार पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम दिन रात इस पर काम कर रहे हैं और हाइजीनिक और साफ़ सफाई का ध्यान कर रहे हैं। साफ़ पानी, साफ़ खाना इनको दिया जाए, ये हमारे प्रयास है। बांडीपुरा के कलोसा वाक़ शारदा माता मंदिर में 9 से 10 जुलाई 2025 को 2 रोज़ा हवन पूजन का इनेकाद व अक़ीदत व एहतराम के साथ अख्ताम पसीर हुआ, ख़त्म हुआ। ये मजहबी तक़रीब
9 जुलाई को दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और रात 11 बजे तक चलता रहा, जिसमें करीब 50 अक़ीदतमंदों ने हिस्सा लिया था। अगले दिन यानी कि 10 जुलाई को सुबह 6 बजे से हवन पूजन शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे मुकम्मल हुआ। दूसरे दिन करीब 80 अक़ीदतमंद मौजूद रहे। दोनों दिनों को मिलाकर के लगभग 130 लोग इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम रहा था जो हम लोग कल दोपहर में 3 बजे शुरू किया और रात के 12 बजे तक कार्यक्रम चला और फिर मॉर्निंग में 5:30 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक चला। 1:30 बजे आरती शुरू हुई। आरती के बाद जो हमारे यहाँ पे आए थे हवन में शामिलियत करने के लिए, उनको नवीद बांटा गया। इसका आयोजन किया गया था जम्मू की शारदा सुधार कमेटी द्वारा। ये कल शुरू हुआ और आज इसकी पूर्ण आहुति हुई। तो इसमें जम्मू से आए हुए यहाँ के लोकल लोगों की तादाद 100-200 के करीब थी और लोकल जितने भी आजर, खारपोरा, कुलूसा, जितने भी यहाँ के हिंदू निवासी हैं, उन सबों ने इसमें शिरकत की। और जम्मू कश्मीर की 2 होनहार बेटियां श्रीनगर की शाइस्ता वानी और पुलवामा की फरहाना रहमान ने भारत की नेशनल वुमेन्स सॉफ्टबॉल टीम में जगह बनाकर एक नया इतिहास रचा है। दोनों खिलाड़ी 14 से 20 जुलाई तक चीन के शीआन शहर में मुनक़िद होने वाले एशिया कप वुमेन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। इस सिलेक्शन ने यह साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में वुमेन स्पोर्ट्स का लेवल मुसलसल बढ़ता जा रहा है। शाइस्ता और फरहाना ने देश भर की कड़ी सिलेक्शन अमल को पूरा करते हुए इंदौर और नई दिल्ली में मुनक़िदा स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। अपनी कड़ी मेहनत और टीम में अपनी तमाम तर कोशिशों से जगह बनाई। एशिया कप टूर्नामेंट 2026 में होने वाले महिला सॉफ्टबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है, जहां पे एशिया की अव्वल 2 टीमें वर्ल्ड लेवल पर जाएंगी और ऐसे में यह टूर्नामेंट भारत के लिए बेहद अहम है। दोनों खिलाड़ी कम उम्र में ही खेल के इस इवेंट से जुड़ चुके हैं और जम्मू कश्मीर के लिए कई नेशनल लेवल के मुकाबले में शानदार मुजाहरा कर चुके हैं। अब उनका नेशनल टीम में सिलेक्शन ज़ाती कामयाबी से कहीं बढ़कर मुल्क की बेटियों के लिए मिसाल है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में भारतीय फौज की 14 RR बटालियन की तरफ से जरूरतमंदों और माजूरों में व्हील चेयर और दीगर जरूरी सामान बांटे गए। इस मौके पर 14 RR के CEO रोहित समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। इस दौरान यहाँ पर मौजूद लोगों ने भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सरहद की हिफाजत के साथ ही भारतीय फौज लोगों की मदद भी करती है और हमें उन पर फख्र है। डिसेबिलिटी जो लोग हैं यहाँ पे, जिसमें माजूर लोग हैं, आंखों से बिनाई जिनकी कम है, जिनकी कानों से थोड़ी सी आवाज़ उनकी कम है, उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रखे हैं, जिसमें व्हील चेयर्स हैं, स्टिक्स हैं, एयरफोन्स हैं, वो इस वक्त आपके माध्यम से हमारे रोहित जी ने यहाँ पे, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं यहाँ पे, और दीगर जो हमारे आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने यहाँ पे दिया है और उन्होंने यहाँ के प्रोमिनेंट लोगों को भी बुलाया और मुझे फख्र हुआ है, मुझे गर्व है कि आज फौज जहाँ पे मिलिटेंसी से जूझ रही है, जहाँ पे दुश्मन जो है वो हमारी ताक में है, वहाँ पे फौज हमारी सद्भावना के तहत ये काम भी कर रही है। तो ये देश जो हमारा है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इसी वजह से मुमकिन है। राजौरी में बंजीर बस स्टैंड के पास BSF की तरफ से जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों की मदद करना है। प्रोग्राम के दौरान BSF की तरफ से ज़रूरतमंदों में ज़रूरी अशिया तकसीम की गई और इस मौके पर फौज ने लोगों में साफ़ सफाई और हाइजीन मेंटेन करने को कहा। इस मौके पर लोगों को बहुत सी सरकारी फलाही स्कीमों के बारे में बताया गया। इलाके के लोगों ने फौज की इन कोशिशों को सराहा। BSF सेक्टर हेडक्वार्टर राजौरी की तरफ से राजौरी के सलानी एरिया में, उसके साथ साथ पांचपीर एरिया के नज़दीक लोगों के साथ इंटरेक्शन की गई और वो लोग काफ़ी सारी चीज़ों से अनअवेयर थे और उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों की अवेयरनेस दी गई। जिन लोगों को फूड आइटम्स की ज़रूरत थी, हाइजीनिक किट्स की ज़रूरत थी, उन्हें हाइजीनिक किट्स भी प्रोवाइड करवाई गई और इसके अलावा उन्हें जो भी परेशानियाँ आएंगी आने वाले समय में या फिर जिन परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, उन परेशानियों से उन्हें बाहर निकालने के लिए लोगों को अवेयरनेस दी गई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो BSF है वो बॉर्डर पे तो डटी हुई है,
सीमाओं की सुरक्षा कर रही है और उसके साथ साथ आवाम की सुरक्षा के लिए, आवाम के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा खड़ी रहती है। जिस तरह से आज भी उन्होंने आम जनता के बीच में जाकर, नीडी लोगों के बीच में जाकर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया और आने वाले समय में भी उनके साथ खड़े रहने की भी उन्होंने बात की। अपने साथी सर्वजीत के साथ रजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के इम्कान बढ़ गए हैं। खबरों के मुताबिक हमास ने 10 इजरायली कैदियों की रहाई के लिए आमादगी जाहिर की है, यानी कि अपना इरादा जाहिर किया है। बता दें कि पिछले 4 दिनों में दोहा में कतर की सालिसी में इजराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनडायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत चल रही है और इसका सिलसिला अभी भी जारी है। 9 जुलाई को भी फरीक़ैन के बीच में बातचीत हुई जिसमें कैदियों की रिहाई और IDF की तैनाती के तजवीज़ को लेकर के चर्चा हुई। IDF की तैनाती को जम्मू ख़ास तौर पे माफ़ी जगह गजा से हटाने की बात हुई और इसके मुताबिक ज़राए के मुताबिक जो बातें सामने आ रही है, कुछ मुद्दों पर अभी भी अख्तलाफात बने हुए हैं और इनमें सबसे अहम है गैर मुल्की इमदाद की गजा तक रसाई और इजरायली फ़ौज का गजा पट्टी में इनखला का मामला, यानी कि गजा पट्टी से फ़ौजियों की वापसी। हमास का कहना है कि इसके बगैर इलाके में देर अमन कायम होना मुश्किल है, यानी कि देर तक अमन कायम नहीं हो सकता। ज़मीनी सतह पर इजराइल के रुख में कोई लचक नहीं दिखाई दे रही है। हमास का कहना है कि इजरायली ज़िद की वजह से दोहा मुज़ाकरात बातचीत काफ़ी मुश्किल साबित हो रही है। बावजूद इसके इजरायली कैदियों की रिहाई पर हमास की आमादगी बड़ी पेशरफ्त मानी जा रही है और वाशिंगटन दौरे के दौरान इजरायली वज़ीर-ए-आज़म और अमेरिकी सदर दोनों ही हमास की इस जंग बंदी का इशारा दे चुके हैं। अमेरिकी सदर का दावा है कि इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तक जंग बंदी हो सकती है। ट्रंप के बरखिलाफ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि दोनों फरीक 60 दिनों के अंदर जंग बंदी के मुआहदे पर बिल्कुल करीब हैं। इजरायली पीएम ने कहा है कि इनका और अमेरिकी सदर दोनों का एक ही मकसद है, ताहम उन्होंने इन तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। दोनों लीडरान फ़लस्तीनियों को जबरन गाजा से बेदखल करना चाहते हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से हमास के जंगजुओं ने 251 लोगों को यरगमाल बनाया था, कैदी बनाया था, जिनमें से 49 अभी भी उनके कब्जे में हैं। इजरायली आर्मी के मुताबिक इनमें से 27 की मौत हो चुकी है। Well, we're talking about Gaza for the most part. I think we have a chance this week or next week. Not definitely. There's nothing definite about war and Gaza and all of the other places that we all deal with so much. But there's a very good chance that we'll have a settlement, an agreement of some kind this week and maybe next week if not. We are talking about a 60-day ceasefire in which half the live hostages and half of the deceased hostages would be returned to Israel by these Hamas monsters, and yes, I think we're getting closer to a deal. इजरायली आर्मी कैदियों की रिहाई को एक बड़ी कामयाबी मान रही है। आर्मी चीफ एल ज़मीर का कहना है कि फ़ौजी कार्रवाई के दबाव में ही हमास कैदियों की रिहाई के लिए तैयार हो रहा है। इजरायली फ़ौज की जानिब से बुध की दोपहर को ही शुमाली गाज़ा में हमले किए जा रहे हैं। पिछले दिनों इन इलाकों में IED की धमाके में 5 इजरायली जवान की हलाकत के बाद आर्मी की मज़ीद नफरी तैनात की गई थी। आज सुबह फ़िज़ाई हमले भी हुए। मुकामी हाल ज़राए के मुताबिक इन हमलों में 6 बच्चों समेत कम से कम 35 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। 20 माह से जायद अरसे से चल रही इस जंग में अब तक ऑफिशियली 55,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मरे हैं और गैर सरकारी तौर पर यह आंकड़ा 1 लाख के ऊपर बताया जा रहा है। उधर जनूबी गाज़ा के खान यूनिस में भी एक इजरायली फ़ौजी हलाक हुआ है। IDF का दावा है कि हमास के मुसलसल जंगजू कत्ल के बाद उनकी बॉडी को ले जाना चाहते हैं। हमास के खिलाफ इजरायली फ़ौज की कार्रवाई में गाज़ा में जिस तरीके से अहम शहरियों बुनियादी सहूलतों को नुकसान पहुँचाया गया, आलमी सतह पर इसके लिए इजराइल की सख्त मजम्मत हो रही है। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ एहतजाज का सिलसिला अभी भी जारी है और उजाड़ और वीराना गाज़ा पट्टी का हेल्थ केयर सिस्टम भी तबाह है। हमास जंगजुओं की पनाहगाह होने की शक में उन्हें कई हॉस्पिटल और दीगर चीज़ें तबाह की गई। इजरायली फ़ौज के निशाने पर
जो बचे हुए हैं उनमें से बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर हैं और बीमारों और जख्मियों का इलाज करने वाले अस्पताल खुद डेथ बेड पर हैं और साथ साथ बिजली, दवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट और सभी की सभी भारी कमी है। जनरेटर चलाने के लिए तेल का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। गाजा पट्टी के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल-शिफा के डॉक्टर्स का कहना है कि तेल सप्लाई न होने की वजह से जख्मियों और गंभीर रूप में बीमार मरीजों का इलाज मुश्किल है। शिफा हॉस्पिटल की लगातार इजरायली हमलों की जद में रहा है। ओटी और आईसीयू में भर्ती मरीजों को बचाने के लिए हॉस्पिटल का डायलिसिस सेंटर बंद है। अंधेरे और बगैर एसी के ही डॉक्टर्स मरीजों का ऑपरेशंस करते हैं और इजराइल का इल्ज़ाम भी है कि हमास जंगजू इन हॉस्पिटल को अपने कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करता है, जबकि हमास का इल्ज़ाम नफ़ी में है। इजरायली हमास की जंग में सबसे बड़ा नुकसान मरीजों को हुआ है। तिब्बी अमले के मुताबिक हॉस्पिटल चलाने के लिए रोज़ाना 4,500 लीटर फ्यूल की ज़रूरत होती है, जबकि इंतज़ामिया के पास सिर्फ 3,500 लीटर ही स्टॉक मौजूद है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर ईंधन सप्लाई नहीं हुई तो हॉस्पिटल कोई भी शोबा नहीं चल पाएगा। और इकोनॉमिक क्राइसिस, माली बहरान और सियासी जद्दोजहद अदम इस्तेहकाम से जूझ रहे पाकिस्तान में इन दिनों नई सियासी हलचल मची हुई है। खबर है कि बदउनवानी के इल्ज़ाम में जेल में बंद साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI सदर इमरान खान के दोनों बेटों ने शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की है। इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रही उनकी बड़ी बहन अलीमा खान ने कहा है कि इमरान के दोनों बेटे सुलेमान और कासिम भी अब अपने वालिद की रिहाई की मुहिम में शामिल हैं और इमरान को दोनों बेटे अपने वालिदा ज़मीमा के साथ लंदन में रहते हैं। 2024 के इलेक्शन को छोड़कर के दोनों ने अभी तक खुद को पाकिस्तानी सियासत से दूर रखा है। बताया जा रहा है कि इमरान की रिहाई को लेकर उनके बेटे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के दीगर लीडरान से मुलाकात करने वाले हैं। आम चुनाव के बाद से पाकिस्तान की मौजूदा सरकार और PTI के रिश्ते काफ़ी कशीदा रहे हैं। हाल ही में शहबाज सरकार ने PTI के YouTube चैनल के साथ ही उसके हामी 26 दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया। तकरीबन 2 साल से जेल में रहने के बावजूद इमरान की मकबूलियत में कमी नहीं आई। बिलखुसूस गैर मुक़ीम पाकिस्तानियों में इमरान और PTI अभी भी सबसे मकबूल लीडर और जमात बनी हुई है। सुलेमान और कासिम की सियासत में एंट्री को पाकिस्तान की मौरूसी सियासत का एक और पड़ाव माना जा रहा है। इमरान की रिहाई से शहबाज सरकार के अलावा मौजूद आर्मी चीफ आसिम मुनीर सबसे बड़ा रोड़ा माने जा रहे हैं। इमरान के दोनों बेटे के मैदान में आने से साफ है कि पाकिस्तान का सियासी बहरान अभी और चलेगा। जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे और हम जाके बताएंगे कि यहाँ इंसानी हकूक के साथ और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। उधर खबर है कि पाकिस्तान सरकार इमरान के दोनों बेटों के मुल्क में दाखिल पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कानून और इंसाफ डिपार्टमेंट के वज़ीर वकील मलिक ने खबरदार किया कि इन दोनों को पाकिस्तान में किसी तरह की सियासी तहरीक चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके लिए उनके पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी लग सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाज़त।